हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे जो चल रहे लेक्चर्स हैं उनमें। जैसा कि हम लोग क्लास 4 तक यूटिलिटी की शुरुआत कर चुके थे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की स्टार्टिंग कर चुके थे। क्लास 3 में हम लोगों ने पीपीसी के बारे में पढ़ा था, या फिर उसके पहले क्लास 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में। तो जब हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के शुरू किए तो वहाँ हम लोगों ने प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट में पढ़ा। लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया तो उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को हम लोगों ने कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में देखना शुरू किया कि कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ आता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जहां पर उसके लाइक्स या उसके प्रेफरेंसेस ज्यादा होते हैं, जहां पर उसको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा यूटिलिटी के बारे में, जहां पर हम लोगों ने दो अप्रोचेस पढ़े थे कि दो तरीके से उसको हम मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल के रूप में। कार्डिनल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ऑर्डिनल इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। कार्डिनल में दो लॉ हम लोगों ने लिखे थे, समझा नहीं था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसी तरीके से हम लोगों ने ऑर्डिनल में एक इंडिफरेंस कर्व थ्योरी देखा था जिसको समझा नहीं था। इसके अलावा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया किस चीज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। जैसा कि अगर आप लास्ट प्रीवियस ग्राफ को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में समझा था। अच्छा, एक बात आप क्या याद रख सकते हैं कि जहां पर TU मैक्स होता है, जहां पर TU मैक्स होता है, जहां पर TU मैक्स होता है उस जगह को हम लोग पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। और जहां पर MU 0 होता है, जहां पर MU 0 होता है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सैटिटी। ठीक है, तो ये आपने रिलेशनशिप वहां पर देखा था। हम लोगों ने स्लोप ऑफ TU इज पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने था कि फॉर्मूला देखा था कि पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा TUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN+1 होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि TUN इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN होता है। जैसे कि इसका अगर एक एग्जांपल आप देखना चाहें, कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें, अगर देखना चाहें तो TU2 निकाल लीजिए। TU2 क्या निकलेगा आपको? MU1 प्लस MU2 निकलेगा। क्या है MU1? MU1 12 है और MU2 6 है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 प्लस 6 आएगा यानी 18 आएगा। क्या बताइए TU2 की वैल्यू 18 है कि नहीं है? क्या आपको TU2 की वैल्यू 18 दिख रही है? तो इस फॉर्मूले का यही मतलब था। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, लास्ट जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। क्या मतलब था कि टोटल यूटिलिटी का जो स्लोप होता है उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यानी कि हर एडिशनल यूनिट के साथ, मैंने शुरुआत में ही ये बात कही थी जब MU में समझा रहा था, मैंने कहा कि थर्ड यूनिट पर अगर मुझे थर्ड कॉमोडिटी जो हम जैसे 4 रोटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तीसरी रोटी खाने से अगर मुझे 25 यूनिट की यूटिलिटी मिलती है, 25 यूनिट की यूटिलिटी मिलती है, तो और चौथी खाने से अगर मुझे 30 यूनिट्स की यूटिलिटी मिलती है, तो अगर मुझे मार्जिनल पता करना है यानी एडिशनल कितना हुआ ये पता करना है, तो हम देखेंगे कि एक एडिशनल होने पर कितने यूनिट्स की यूटिलिटी में चेंज आ रहा है। तो इसी को हमने क्या कहा था? मार्जिनल यूटिलिटी। तो यानी कि टोटल में चेंज ही हम देख रहे थे ना कि टोटल में चेंज कितना हो रहा है, टोटल में चेंज कितने का हो रहा है, और हमने क्या कहा कि कितने यूनिट में चेंज हो रहा है। यहां पर यूनिट का मतलब क्या, कितने हम यूनिट्स में चेंज कर रहे हैं, तो टोटल ये हमारा डेल्टा Q और यही हमारा MU था, यही हमारा क्या था? MU था। तो यहीं से ये फॉर्मूला आ रहा था। तो कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा हम लोगों ने क्लास में ये सारी बातें पढ़ी थी। अब चलते हैं हम लोग आगे। आज की क्लास जहां पर हम लोगों को बात करना है एक एक करके हमको बात करना है। किसके बारे में? हमको बात करनी है कार्डिनल यूटिलिटी के लॉ के बारे में। आज हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी के लॉ पढ़ेंगे और कल हम लोग ऑर्डिनल के पढ़ेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल की बात जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि ये दिया गया था एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, इसीलिए इसको मार्शेलियन अप्रोच भी कहते हैं। मार्शेलियन अप्रोच भी कहते हैं। और साथ ही साथ इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है कि मार्शेलियन अप्रोच तो इसको कहते हैं,
लेकिन ये जो अप्रोच था ये बहुत पुराना अप्रोच था, इसीलिए इसको कई जगह पर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाएगा, यानी कि आपने क्या समझा कि अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया मार्शलियन अप्रोच कहा गया है इसको। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है कि सबसे पहले यही अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, एक बात और क्या ध्यान में रखनी है आपको कि जब हम लोग यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं भले ही आपको 25 यूनिट्स या 30 यूनिट्स में एग्जाम्पल पीछे दे रहा हूं, लेकिन याद रखिए कि यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में मेजर करते हैं। मैंने समझने के लिए बुक्स में भी दिया रहता है, समझने के लिए बात किया। यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं? मेजर करते हैं यूटिल्स में मेजर करते हैं। बात समझ में आ गई? यूटिल्स में मेजर करते हैं, ये बात आपको याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमने क्या कहा था। हमने कहा था कि कार्डिनल अप्रोच में दो लॉ होते हैं। एक लॉ जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को मैं कह सकता हूं डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है ना, लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है? लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, यानी उसकी और जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, वो लगातार एक एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करते करते उस कमोडिटी की कम होती जाती है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर यूनिट लिख लूं, और यहां पर अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी लिख लूं, तो मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6। मैं जैसे जैसे क्या कर रहा हूं, मैं जैसे जैसे 5 तक ही रहते, मैं जैसे जैसे एक एक यूनिट कंज्यूम करते जा रहा हूं, एक एक यूनिट कंज्यूम करते जा रहा हूं, तो पहले मान लीजिए मुझे कुछ यूटिलिटी मिल रही थी 6 यूनिट की, फिर मुझे मिली यूटिलिटी 5 की, 4 की, 3 की, 2 की। बात समझ में आ गई? अगर आप यहां 6 भी ले लेंगे तो 1 की। यानी हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती जा रही है, यानी डिक्रीज करती जा रही है। इसीलिए उसको हम लोगों ने क्या कहा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यानी क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि एज अ कंज्यूमर जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे एडिशनल की रिक्वायरमेंट लगातार कम होती जाती है, डिमिनिश करती जाती है, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई? इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग कह सकते हैं, एक और नाम से जानते हैं, जो है गोसेंस फर्स्ट लॉ। गोसेंस फर्स्ट लॉ। गोसेन नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस लॉ को देने की शुरुआत की थी। हालांकि वो लॉ पूरी तरीके से अरेंज नहीं कर पाए, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके समझाने का काम अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। तो गोसेन ने इसकी शुरुआत की थी, तो उनकी याद में हम लोगों ने क्या किया, इसे गोसेन फर्स्ट लॉ कह दिया। आपको बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेंस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। और एक और बात, इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सिर्फ और सिर्फ वन कमोडिटी के केस के बारे में बात होती है। वन कमोडिटी केस के बारे में बात होती है, यानी हम सिंगल कमोडिटी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए कि बर्गर किंग पे मैं गया, और बर्गर किंग में मैं बर्गर भी कंज्यूम कर सकता हूं, फ्रेंच फ्राइज भी कंज्यूम कर सकता हूं, कोल्ड ड्रिंक भी ले सकता हूं, आइसक्रीम भी खा सकता हूं, बहुत से मेरे पास ऑप्शंस हैं। लेकिन जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पर इंपोज किया जाएगा, लगाया जाएगा, तो वहां पर वो सारे कमोडिटीज के बारे में स्टडी नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक कमोडिटी के बारे में बता सकता है कि एक कंज्यूमर जब एक किसी कमोडिटी को लगातार एक एक यूनिट कंज्यूम करता जा रहा है, तो उसकी जो एडिशनल की रिक्वायरमेंट है उसी कमोडिटी के लिए वो डिमिनिश करती जा रही है। यानी आप बात समझ पा रहे हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक केस पहला यही है, उसका दूसरा नाम भी कई बार कहते हैं, इसको वन कमोडिटी केस या सिंगल कमोडिटी केस कहते हैं। आपको बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना? इसको
हम लोग गोसेंस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्डिनल अप्रोच, तो ये देने का काम किसने किया होगा? एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने। क्लियर है बात? इतनी बात हमें समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है। जब हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे थे, खास करके प्रोड्यूसर के बारे में और डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे? अभी हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं। जब हम प्रोडक्शन थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर पढ़ेंगे, तो हम प्रोडक्शन के बारे में और जानेंगे। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की। यहां कंज्यूमर क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के अंतर्गत उसको कहां मिलेगा, इस बारे में जानने की कोशिश हम इस लॉ में करते हैं। ये लॉ ये कहता है कि जब किसी कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी, मान लिया कि कोई कमोडिटी एक्स है, कोई कमोडिटी क्या है? एक्स है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जब इक्वल होता है प्राइस ऑफ एक्स के, तो उस जगह पर क्या होता है? उस जगह पर हमें क्या देखने को मिलता है? कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। बात समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक केस के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं बर्गर किंग जाना बहुत प्रेफर करता हूं, कि मैं जहां वीडियो बना रहा हूं उसके बहुत करीब है बर्गर किंग। तो मैं अगर बर्गर किंग जा रहा हूं और मुझे मान लीजिए भूख लगी थी, मैं गया, और मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों लगातार बर्गर किंग जाया करते हैं। क्यों जाया करते थे? क्योंकि बर्गर किंग में एक कॉम्बो पैक चल रहा था। उस कॉम्बो पैक में मुझसे कहा गया कि 79 रुपीज में वो मुझे कॉम्बो पैक का मतलब कि 2 बर्गर क्या करेंगे? 2 बर्गर देंगे। मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों साथ साथ जाते थे और 40-40 रुपए का एक एक बर्गर कंज्यूम करके, अप्रॉक्स 40 कंज्यूम करके हम लोग आ जाते थे। लेकिन जिस दिन से वो कॉम्बो पैक हट गया, मैं वहां जाता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अब वो 40 नहीं बल्कि एक बर्गर मुझे 79 का पड़ेगा। तो यानी कि मेरे एडिशनल के रिक्वायरमेंट को एक प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है? जो इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए एक कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को तभी प्राप्त करता है, तभी उसको अचीव करता है, जब उस कमोडिटी की कीमत और उस कंज्यूमर की एडिशनल रिक्वायरमेंट दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर दैट कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बात आपको समझ में आ रही है? उस जगह पर ये हमको क्या देखने को मिलता है? इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। बात आपको समझ में आ गई? इसके आगे चलते हैं। जरा हम इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको एक शेड्यूल में ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए ये हो गई यूनिट्स, ये हो गया एमयू, ये हो गया प्राइस। ये 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए 5 4 3 2 1। और प्राइस क्या है? प्राइस कांस्टेंट है। हम यहां क्या मान के चल रहे हैं कि प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। मान लीजिए हर जगह पर प्राइस क्या है? 3 है। ठीक है ना? तो ये बताइए, इस शेड्यूल को देख करके आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि ये वाला वो यूनिट वाला लेवल है जहां पर क्या होगा? Px इज इक्वल टू MUX होगा। आपको ये शेड्यूल से दिख रहा है। यानी इस जगह पर कंज्यूमर क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे होगा वन कमोडिटी केस में। क्लियर है इतनी बात? अच्छा ठीक है। इस बात को अगर हम लोग ग्राफिकली बनाने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं कि इस जगह पर अगर हम MU को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी जगह पर हम प्राइस को Y एक्सिस पे ही प्राइस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? यहां पर हम नंबर ऑफ यूटिल्स जैसा यूज करते हैं वही कर रहे हैं, जैसे हम एक एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है? ये हमारा ओरिजिन हो गया। मान लिया कि प्राइस कोई 3 यहां पर है, P इज इक्वल टू 3 यहां पर है। इस लाइन पर क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस की लाइन हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आप जानते हैं कि वो ऊपर से नीचे आता हुआ ऐसा कुछ होता है, यानी ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। जिस जगह पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इंटरसेक्ट करते हैं उसी जगह पर इक्विलिब्रियम मिलता है। यही वो पॉइंट है जहां पर दोनों ही क्या है? 3 है। यानी ये कौन सा पॉइंट है? जहां पर Px इज इक्वल टू MUX है। आपको बात समझ में आ रही है? जहां पर प्राइस क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल है। यानी वन कमोडिटी के केस में हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी या वन कमोडिटी केस, सिंगल कमोडिटी केस या गोसेंस फर्स्ट लॉ, किसी भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है ना? इस केस में ये कहा जाता है कि जैसे जैसे एक एक्स्ट्रा यूनिट
कंज्यूम करते जाते हैं किसी कमोडिटी का, उससे मिलने वाली एडिशनल की रिक्वायरमेंट लगातार डिमिनिश करती जाती है, कम होती जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां मिलता है, जब उस वस्तु की कीमत और उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट इक्वल हो जाती है, यानी जहां पर MUX बराबर PX हो जाता है। आपको ये बात समझ में आ रही है? इसको अगर हम शेड्यूल के जरिए से देखने की कोशिश करें तो इस शेड्यूल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, जहां पर प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी आपस में इक्वल हो जाएंगे उसी जगह पर क्या होगा, कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आएगा। ग्राफिकली इस चीज को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं सिंपल सी बात, जो बात कह रहा हूं इस बात को समझिए तो मैं क्या कह रहा हूं। 5 रुपए वाला पार्ले जी अगर कल से 50 रुपए का मिलने लगे तो जिसका पार्ले जी फेवरेट है, क्या वो पार्ले जी खरीदेगा? क्या कहेगा, यार ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है भाई, 5 रुपए वाले पार्ले जी को 50, यानी कि उसके एडिशनल की रिक्वायरमेंट थी, वो उसकी यूटिलिटी कर रहा था, उसकी यूटिलिटी थी उसको, लेकिन क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा हाई हो गया, प्राइस इतना ज्यादा हो गया कि प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर हो गया मार्जिन यूटिलिटी के, तो यहां पर वो क्या होगा, वहां पर वो उसको परचेज नहीं करेगा, वहां पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब सवाल ये उठता है कि ये वाला जो एरिया है, इस बात को समझिए, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या है? ये एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्यों? ये बात समझिए। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है कोई ए, ठीक है ना, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती जा रही है, और ये प्राइस जो 3 है, आप अपने हिसाब से, मैंने एग्जांपल में 3 प्राइस लिया है, आप 4 भी ले सकते हैं ना, यानी कि प्राइस तो 3 के ऊपर 4 भी हो सकती है, जितनी भी हो, लेकिन जहां पर MUX PX के बराबर हो उसी जगह पर इक्विलिब्रियम होगा। कोई कहेगा नहीं प्राइस 2 लेना है, ले लो भाई नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी कंज्यूमर मैक्सिमम कितना पे करने को तैयार है, वो OA तक तैयार था पे करने के लिए, OA तक तैयार था पे करने के लिए, लेकिन उसको पे कितना करना पड़ रहा है, OP करना पड़ रहा है, यानी वो कुछ सरप्लस में रह जा रहा है, वो कुछ एक्स्ट्रा अपने पास बचा ले रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कंज्यूमर सरप्लस कहा गया। आपको बात समझ में आ गई? इसी को क्या कहा गया, कंज्यूमर सरप्लस कहा गया। आप बात समझ गए? वो OA तक पे कर सकता था, वो OA तक पे करने को तैयार था, विलिंगनेस टू पे उसकी इतनी थी, लेकिन क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने प्राइस ही क्या रखा, 3 रखा, तो अब उसको OP ही पे करना पड़ रहा है। तो ये अगर मैं E कह लूं तो EPA, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या है, ये कंज्यूमर अपने आप को सरप्लस में मान रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बच जा रहा है। बात आपको समझ में आ गई? कंज्यूमर के पास सरप्लस हो जाता है। अच्छा ठीक है, यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर का, इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर का, कहां पर, वन कमोडिटी केस में, वन कमोडिटी केस में वो PX बराबर MUX पे मिलता है। ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन सर जहां पर इक्विलिब्रियम होता है, सीधी सी बात है, उस तरह की इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है, डिसइक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, यही 2 केस हो सकते हैं ना, कि PX ग्रेटर हो जाए MUX से, या PX लेस हो जाए MUX से। बोलिए, यही 2 केस डिसइक्विलिब्रियम के हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम का केस, इक्विलिब्रियम का केस, ये हो गया आपके 2 डिसइक्विलिब्रियम के केस। यही 3 केस बन सकता है ना। कोई चीज किसी चीज से ज्यादा हो सकती है, कोई चीज किसी चीज से कम हो सकती है, या कोई चीज उसके बराबर हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो आप इक्विलिब्रियम तो समझ गए। डिसइक्विलिब्रियम में जब प्राइस ऑफ एक्स ज्यादा होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स में, तो उस समय कंज्यूमर क्या करेगा, उस समय कंज्यूमर क्या करेगा। मान लीजिए कंज्यूमर पे करना चाहता है बर्गर के लिए 50 रुपए, और उसको लगता है कि 40 रुपए पे करना चाहता है। कंज्यूमर बर्गर के लिए 40 रुपए पे करना चाहता है, और बर्गर किंग वाले उसका प्राइस 50 रुपए रखे हुए हैं, 50 रुपीज रखे हुए हैं। तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि ये प्राइस क्या हो, नीचे आए। यानी कि प्राइस को नीचे लाने का तरीका क्या है, प्राइस को नीचे लाने का तरीका क्या है। तो आप कहेंगे सर यहां तो डिमांड की तरफ जाना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर डिमांड करना कम कर दे तो क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे कम आएगी। लेकिन ये तो थोड़ा सा मैक्रो वाला कंसेप्ट हो गया। माइक्रो में क्या होगा, कहां पर ये इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी, मैं इस चीज को फिर से यहां लिख रहा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है, कम है प्राइस ऑफ एक्स से। यही केस था, ये वाला केस यही है कि PX ग्रेटर देन MUX। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम होने का मतलब क्या हो गया कि एडिशनल की रिक्वायरमेंट क्या है,
एडिशनल की रिक्वायरमेंट क्या है? कम है। मार्जिनल यूटिलिटी किसी एक्स कमोडिटी का कम है, इसका मतलब एडिशनल की रिक्वायरमेंट कम है। अगर एडिशनल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यानी कि वो पे करने को तैयार नहीं है। अगर वो पे करने को तैयार नहीं है, विलिंगनेस टू पे नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? प्राइस को धीरे धीरे कम करना ही पड़ेगा। बात आपको समझ में आ गई? और क्या होगा? जैसे ही ये दोनों करीब आएंगे, इनका अंतर कम होगा, जैसे ही ये कम आएंगे, यानी क्या कम होगा? प्राइस ऑफ एक्स कम होगा और मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी? क्यों? क्योंकि मार्जिन एक्स्ट्रा की, जैसे मैं फिर से इस बात को कहता हूं, 50 रुपीज का बर्गर मिल रहा है, मैं चाहता हूं 40 का मिले, मैं उसको कंज्यूम नहीं करूंगा जब तक वो कम नहीं करेगा प्राइस को। बात समझ में आ रही है? तो मेरी एडिशनल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई? बर्गर किंग से हट गई कि भैया नहीं, मैं वहां नहीं कंज्यूम करना चाहता हूं। तो यानी जैसे जैसे अगर उसे इक्विलिब्रियम पे लेकर आना है तो वो चाहेगा ना मेरा सामान बिके, तो वो क्या करेगा? प्राइस को कम करेगा। तो ये जो गैप है, डिफरेंस है MUX और प्राइस ऑफ एक्स का, ये धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज करना शुरू होगा। और ये कब तक डिक्रीज होगा? कब तक ये होता रहेगा स्टेबलाइज? जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। आपको बात समझ में आ गई? यहां पर आप क्या कह सकते हैं? यहां पर आप कह सकते हैं एडिशनल की रिक्वायरमेंट कम है, इसका मतलब विलिंगनेस टू पे कम है। विलिंगनेस टू पे को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्राइस ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। और कब तक इस प्रोसेस को करते रहेंगे? जब तक PX बराबर MUX ना हो जाए। क्लियर है बात? आते हैं सेकंड केस में, यहां जो है PX लेस देन MUX। अब क्या है कि प्राइस ऑफ एक्स कम है और उसकी एडिशनल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब सोचिए, एडिशनल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हो गया? एडिशनल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? कि हम और कमोडिटी कंज्यूम करना चाहते हैं। विलिंगनेस टू पे मेरी ज्यादा है, विलिंगनेस टू पे मेरी ज्यादा है। तो धीरे धीरे क्या होगा? ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर नहीं हो जाते। एक बार हमको विलिंगनेस टू पे ज्यादा देखने को मिलेगा, एक बार हमको विलिंगनेस टू पे कम देखने को मिलेगा। ये कम वाला अपने गैप को कम करते हुए इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा, और अगर विलिंगनेस टू पे क्या है? पहले से ज्यादा है, तो वो फिर से ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता। आपको बात समझ में आ रही है? इसको पढ़िएगा एक बार अपने बुक से भी, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में क्या होगा? देखिए हुआ ऐसा कुछ कि इसके पहले वाला जो केस था वो वन कमोडिटी का केस था, लेकिन आप जब जाएंगे कहीं पर तो एक ही कमोडिटी थोड़ी कंज्यूम करेंगे, आप मोर देन वन कमोडिटी भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यही आने लगी। तो फिर कहा गया कि ठीक है, एक और नया लॉ लेके आते हैं, एक और नया लॉ लेकर के आते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ EMU, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, जो मोर देन वन कमोडिटी के बारे में बात करेगा। मोर देन वन कमोडिटी के बारे में बात करेगा, मोर देन वन कमोडिटी के बारे में बात करेगा। आपको बात समझ में आ गई? इसको हम लोग गोसेंस जी है, ये गोसेंस सेकंड लॉ भी कहते हैं, गोसेंस सेकंड लॉ भी कहते हैं। और इसको भी देने का काम किसने किया था? एल्फ्रेड मार्शल ने किया था। यानी आपको ये किस किस तरीके से पूछा सकता है इक्विमार्जिनल? एक पूछ सकता है मोर देन वन कमोडिटी केस को समझाइए, या कह सकता है गोसेंस सेकंड लॉ को समझाइए। बात आपको समझ में आ गई? या लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को समझाइए। ये क्यों आया होगा ये लॉ? क्योंकि वन कमोडिटी केस में सारी बातें, सारा एक लॉ स्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो कहा गया कि भैया क्या किया जाए, तो एक और लॉ लेकर के आया जाए जो मोर देन वन कमोडिटी के बारे में बात करे। तो हम लोग क्या किए? इस लॉ को लेकर के आए। यहां पर क्या होगा? यहां पर हम कहते हैं कि एज अ कंज्यूमर जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी का रेशियो बराबर होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी के इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट मनी के, तो उस जगह पर हम कहते हैं कि हमको क्या मिल रहा है? हमको कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। यानी टू और मोर देन टू कमोडिटी या मोर देन वन कमोडिटी के केस में वो क्या लगता है? हमने पहले क्या कहा कि MUX बराबर PX वन कमोडिटी केस में, और देखिए वहीं से ये बात आती है। अगर आप यहां लिख रहे हैं MUX बराबर PX, और अगर मैं मान लूं कि PX जो है यहां पर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, और मैं लिख दूं
इज इक्वल टू पी वाई और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू 1? मैं यहां से लिख सकता हूं एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 1। आरएचएस इक्वल हो गया तो एलएचएस अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमको मिल गया कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो अगर दो कमोडिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लिया एक्स और वाई कमोडिटी के बारे में, तो एक्स और वाई कमोडिटी के केस में क्या होगा, उसी वन कमोडिटी से चीजें निकलती हैं। एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, एम यू वाई इज इक्वल टू पी वाई। यहां से हम देखते हैं कि हमको एक्स अगर हम ट्रांसपोज करें इसको नीचे, तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये एम यू वाई अपॉन पी वाई। जब दो कमोडिटी केस में रेशियो ऑफ मार्जिनलिटी ऑफ वन कमोडिटी and price is equal to ratio of marginality and price of another commodity, तो इस केस में हम कहते हैं कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर है। यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कैसे आ रहा है, ये रेशियो। आपको बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ गई? तो यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं डेफिनेशन कि एज अ कंज्यूमर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जब भी रेशियो ऑफ मार्जिनलिटी एंड प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनलिटी एंड प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, तो उसी को हम क्या कहते हैं जब ये इक्वल होता है तो। और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, सारे इनकम को स्पेंड कर रहे हैं। ये बात तो हमने पहले ही दिन पढ़ी थी, यूटिलिटी शुरू की तभी कि हम यहां पर सेव नहीं करेंगे, सारे इनकम सारे रिसोर्सेज को स्पेंड करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। आपको बात समझ में आ गई? अब अगर मैं इसी बात को ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं और इस चीज को खत्म करूं, ग्राफिकली किस तरीके से मैं समझ सकता है। अच्छा, यहां से अगर आप एक बार और देखना चाहें तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, मान लीजिए मैं एक बार फिर से लिखता हूं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई लिखा है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई? एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। अरे एम यू एक्स नीचे आ गया, एम यू वाई, पी एक्स ऊपर चला गया, पी एक्स अपॉन पी वाई लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब ये इसलिए है क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं जहां पर आपको x का मार्जिनलिटी दे दिया, प्राइस ऑफ x दे दिया, प्राइस ऑफ y दे दिया, तो बताइए मार्जिनलिटी ऑफ y कितना होगा, तो आप यहां से इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई? ये सारी बात याद रहेगी। अब इस बात को अगर ग्राफिकली और थोड़ा एक एग्जाम्पल से भी समझे, मान लेते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं पार्ले जी का ही, और एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कुरकुरे का। मान लिया पार्ले जी एक्स कमोडिटी है, कुरकुरे वाई कमोडिटी है, ठीक है ना। पार्ले जी की जो प्राइस है यानी पी ऑफ एक्स जो है, प्राइस ऑफ एक्स, वो मुझे 4 रुपीज की मिल रही है, 4 रुपए की मिल रही है। अभी 5 का हो गया लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 4 रुपए का पार्ले जी मुझे मिल रहा है। और इससे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिन एडिशनल की रिक्वायरमेंट जो मुझे दिख रही है एम यू ऑफ एक्स, वो मुझे 20 यूटिल्स की दिख रही है। अब मैं यूटिल्स लिख सकता हूं, 20 यूटिल्स की दिख रही है। प्राइस ऑफ वाई जो है ये अगर 5 रुपए है, 5 रुपीज है, तो इससे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो मुझे 25 यूटिल्स की मिल रही है, 25 यूटिल्स की मिल रही है। तो क्या ये जो दो कमोडिटीज हैं, क्या ये लॉ ऑफ ईएमयू को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा देख लेते हैं। तो हम कहते हैं एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। एम यू एक्स कितना है 20, प्राइस कितना है 4, एम यू वाई कितना है 25, प्राइस कितना है 5। तो क्या 20 अपॉन 4 भी 5 और 25 अपॉन 5 भी 5, यानी 5, यानी दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, रेशियो में इक्वल हैं। यानी ये जो सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है, इस सिचुएशन में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या मोर देन वन कमोडिटी केस या गोसन सेकंड लॉ, ये सारी बातें सेटिस्फाई कर रही हैं। आपको बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें ग्राफिकली, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया ओरिजिन, क्योंकि दो कमोडिटी है, दो ग्राफ बना दिया, y x ओरिजिन। मैं कह लूं कि यहां पर y एक्सिस पे मैं mu x अपॉन px को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपॉन px, कॉमा नहीं है इस बार। यहां पर मैं mu y अपॉन py को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो mu x अपॉन px और mu y अपॉन py 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, मान लीजिए कुछ यहां 5 आ गया, ठीक है, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब ये आपका मार्जिन, ये आपका एक रेशियो मिल गया ना
क्या मैं इसको यहां से दोनों के लिए 5 कर सकता हूं? ये हो गया एक्स कमोडिटी के लिए, ये क्या हो गया, ये हो गया मार्जिन लिक्विडिटी एक्स कमोडिटी के लिए, ये हो गया मार्जिन लिक्विडिटी वाई कमोडिटी के लिए, ये वाली लाइन हो गई प्राइस ऑफ एक्स। बात समझ में आ गई? प्राइस ऑफ एक्स यानी ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इसको मैं प्राइस ऑफ एक्स कह लूं, इस लाइन को मैं प्राइस ऑफ वाई कह लूं। लेकिन ये बात हम कब कहते थे? जब हम एक सिंगल कमोडिटी की बात करते थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम, ये जो रेशियो है, अब ये जो इक्विलिब्रियम हमको मिल रहा है, ये इक्विलिब्रियम किसको दिखा रहा है? ये MUX अपॉन PX को दिखा रहा है। ये इक्विलिब्रियम MUX बराबर PX को नहीं दिखा रहा है, ये MUX अपॉन PX को दिखा रहा है। और ये इक्विलिब्रियम किसका दिखा रहा है? MUY अपॉन PY को दिखा रहा है। और दोनों ही क्या हैं? दोनों ही क्या है? 5 हैं। इसीलिए सेम लेवल पे मैंने एक लाइन बना दी और कहा कि ये जो लाइन है ये MUX अपॉन PX को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने एक दिखाने के लिए एक MU का लाइन बना दिया दोनों जगह, एक को MUX कह दिया, एक को MUY कह दिया। और जिस सेम लेवल पर मुझे इक्विलिब्रियम यहां मिल रहा है MUX अपॉन PX, उसी सेम लेवल पे मुझे MUY अपॉन PY मिल गया। ये मैंने एक सिंगल लाइन से सेम लाइन खींच करके बता दिया कि मुझे सेम लेवल पे चीजें मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये मैं ग्राफिकली इस तरीके से क्या कर सकता हूं? इसको समझ सकता हूं। 2 कमोडिटी केस को, 2 और मोर देन कमोडिटी केस को। बात आपको समझ में आ गई? 3 की बात करेगा, तीसरा बना लेंगे। बात समझ में आ गया? अब आपका होमवर्क ये है, अपनी बुक को खोलिएगा, इसके शेड्यूल को देखिएगा। आपके बुक में एक डायग्राम ऐसा बनाया होगा, कई बुक्स में बनाया होता है, जहां पर वो ऐसा कुछ बनाता है और यहां पर इक्विलिब्रियम दिखाता है। तो कुछ नहीं है, ये यहां पर x के बारे में बात कर रहा है, यहां पर y के बारे में बात कर रहा है, यानी इसका ओरिजिन यहां है, इसका ओरिजिन यहां है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेशियो क्या है? ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट वही है जहां पर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY है। ठीक है ना? तो आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। ये एकदम क्लियर है कि देखिए MUX अपॉन PX, मेरे इस एग्जांपल के हिसाब से 5 आया था, मैंने 5 से ही एक सीधी लाइन खींच दी जो हमारे X वाले मार्जिनलिटी को यहां पर कट कर रहा है, हमारे Y वाले मार्जिनलिटी को यहां पर कट कर रहा है, और दोनों ही सेम लेवल पर है। इसका मतलब MUX अपॉन PX और MUX अपॉन PY क्या है? इक्वल है। बात समझ में आ गई? तो आपको ये बात सारी समझ में आ गई। अच्छा, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्या होगी, ये बात सारी समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? कार्डिनल अप्रोच के जरिए जो 2 लॉ हैं उसको हम लोगों ने समझ लिया। आपका काम आज ये है कि आप इनको अपने बुक से पढ़ेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे। आपको जो बातें नहीं समझ में आएंगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।